सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें हम 15 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, वही आपको समझाएंगे। 15th चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेनन। वो सारे नेचुरल फिनोमेनन इसमें हम करेंगे जो मतलब नेचर में होते हैं। ठीक है, जैसे विंड है, स्टॉर्म है, साइक्लोन्स है, ये किस तरह से होते हैं और किस तरह से बचा जा सकता है ऐसे टाइम पे जब ये नेचुरली हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहले आते हैं जैसे लाइटनिंग और अर्थक्वेक है। ठीक है, लाइटनिंग जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्पार्क्स निकलते हैं, है ना, चिंगारी निकलती है इलेक्ट्रिक पोल्स पे जब वायर लूज हो जाती हैं थोड़ी बहुत, और वो लूज हो जाती है बार बार जब हवा से हिलती हैं तो वो लूज हो जाती है और वहाँ से स्पार्क शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जब प्लग लूज हो जाते हैं सॉकेट में तब भी लाइटनिंग वहाँ से निकलती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क वहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा स्केल पे भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पे फिर आग लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब लाइटनिंग हो रही हो, लाइटनिंग से अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड दो दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। देखिए, जब ऐसे सोचा जाता था, जब आकाश में होती थी ना लाइटनिंग, तो ऐसे सोचते थे भगवान के प्रकोप से ये सब कुछ हो रहा है, भगवान मतलब भगवान जी नाराज हो गए और इसकी वजह से वो लाइटनिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को। वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अकुमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। हमें पता है कि जो लाइटनिंग होती है वो बादलों में चार्ज अकुमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से लाइटनिंग हो जाती है। लेकिन पहले के लोग भ्रम करते थे कि भगवान गुस्सा हो गए इसलिए उन्होंने हम लाइटनिंग कर रहे हैं, हमें नुकसान कर रहे हैं। स्पार्क दैट द ग्रीक्स नो अबाउट, जो ग्रीक लोग थे वो जानते थे, वो क्या था, एंशियंट ग्रीक नो एज अर्ली 600 BC दैट व्हेन एम्बर वाज रब्ड विद फर। एम्बर एक तरह का एक रेजिन है, जब उसको फर से किसी भी कपड़े से ऊन से रगड़ा जाता है तो ये अट्रैक्ट करता है फिर लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हेयर्स को या पीस ऑफ पेपर को, वो अट्रैक्ट करता है। ग्रीक लोगों को ये पता था। क्या पता था, फिर से रिवाइज करो। जब किसी धागे को, एम्बर को किसी भी फर से रगड़ा जाता है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे चार्ज गेन कर लिया। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ इन डार्क, अगर आप इन कपड़ों को, जो रगड़े हुए कपड़े हैं जिन्होंने चार्ज गेन किया है, धागा है या कपड़ा है, अगर अंधेरे में लेके जाओगे तब भी ये स्पार्क आपको नज़र आएगा और क्रैकलिंग साउंड जो है, चटकने की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया कि लाइटनिंग जो है वो स्पार्क की वजह से होती है। आपके कपड़ों में जो स्पार्क होता है, चमक आती है, वो चटकने की आवाज़ जो आती है वो चार्ज की वजह से होती है और सेम फिनोमेनन है। लेकिन ये रियलाइज़ कब किया लोगों ने? 2000 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब पूछो, कहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है रियलाइज़ करने में चीज़ों को, मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि ये चार्ज अकुमुलेट होने की वजह से हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों लगा? 2000 साल बहुत ज़्यादा है। पहली कहती है, साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी होती है वो उनके हार्ड वर्क की वजह से होती है। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं तब वो डिस्कवरी होती है। और हमेशा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। पहले तो बहुत ज़्यादा लेते थे क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो इसलिए अब कम टाइम लगता है, लोगों को जल्दी पता चल जाता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप रब करते हो किसी प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर से, तो ये स्केल क्या करेगा, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मतलब चार्जिंग होती है रबिंग की वजह से। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तब वहाँ पे चार्ज बनना शुरू हो जाता है या चार्ज ले लेता है। ठीक है, इसी तरह से रिफिल को, जो पेन का सिक्का है या पेन है कोई भी, उसको अगर हम रगड़ते हैं तो वो भी कुछ चार्ज एक्वायर कर लेता है और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। ये सबको पता है। जब छोटे होते थे, मुझे नहीं पता प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चे खेलते हैं कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़रूर ये करते थे कि अपने बालों से कुछ रगड़ते थे और वो चार्ज अट्रैक्ट करके देखते थे कि अपने ही बालों को फिर बालों के पास उस चीज़ को ले जाते थे। सपोज उन्होंने पेन को रगड़ लिया बालों में और फिर बालों के पास लेके जाते थे पेन को, तो बाल थोड़ा सा उड़ते थे, उसकी तरफ आते थे। तो इस तरह से ये होता है चार्ज एक्वायर करने की वजह से। अब यहाँ पे टेबल दी हुई है 15.1, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जिसको हम रब करेंगे वो, उसके बाद रबिंग के बाद क्या हो, किसके साथ रब करेंगे, जैसे रिफिल को पॉलीथीन से या वुलन क्लॉथ से रब करेंगे,
फिर आता है कि वो चार्ज हुआ या नहीं चार्ज हुआ। अगर चार्ज हो जाता है, सपोज हो गया ये, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेगा या नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली, कभी हो सकता है रिपेल भी करे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने करके देखने हैं, और कुछ और भी मटेरियल अगर आपको पता है तो वो इसमें आप फिल कर सकते हो। फिर है टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। जो चार्जेस होते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है। देखिए, जब आप लाइक चार्जेस को पास लेके आते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस को लेके आते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है लाइक रिपल्शन और अट्रैक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट हैपन इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्रॉट टू क्लोज टुगेदर, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, सपोज रिफिल और बलून है, तो क्या होगा। ऑब्वियसली उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उनको समराइज करते हैं। एक जो चार्ज्ड बलून है वो दूसरे चार्ज्ड बलून को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। चार्ज्ड रिफिल है वो रिफिल दूसरे रिफिल को रिपेल करेगा। ठीक है, एक जैसे को रिपेल करते हैं, बट चार्ज बलून अट्रैक्ट करेगा किसको, दूसरे रिफिल को। डज इट इंडिकेट दैट द चार्जेस ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्जेस ऑन द रिफिल। इसका मतलब ये है क्या कि जो चार्ज बलून पे है वो अलग है और जो रिफिल पे है वो अलग है। तो इट इज़ a convention to call charge acquired by glass rod when it is rubbed with the silk as positive, other kind of charge is said to be negative। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोई जैसे रोड को अगर हम रगड़ते हैं तो उसने पॉजिटिव चार्ज कर लिया, एक्वायर कर लिया, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने नेगेटिव कर लिया। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि चार्ज्ड ग्लास रोड को अगर हम चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास ले जाते हैं तो हमें उन दोनों के बीच में पॉजिटिव अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। करंट इन ए सर्किट विच मेक ए बल्ब ग्लो। जब हम किसी भी सर्किट में करंट पास करते हैं तो बल्ब वहाँ पे ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, वही तो करंट है जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। द करंट दैट मेक ए वायर हॉट, वो करंट फिर क्या करता है, वायर को हॉट कर देता है। इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये मोशन है चार्जेस का। समझ गए, अब क्लियर हो गया। Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not। ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये एक नई टर्म है, आपको ये याद करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। चेक करने के लिए कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी पे। ठीक है, मेटल कंडक्टर होते हैं, उनकी मदद से कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपने चार्जेस को दूसरी बॉडी में भेज सकती है। किससे, मेटल कंडक्टर से। मेटल कंडक्टर का यूज़ कहाँ होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग भी होती है जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं चार्जेस को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अर्थ में। मतलब एक हमने टर्म अभी अभी ये पढ़ी है कि जो चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं कोई ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा है कि मेटल कंडक्टर होते हैं जो चार्ज को भेजते हैं चार्ज से अनचार्ज्ड बॉडी में। लेकिन यहाँ पे चार्ज बॉडी से चार्ज को अर्थ में भेजा जाता है, उसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पास अगर बहुत ज़्यादा चार्ज अकोमुलेट हो जाता है तो उन इलेक्ट्रिक शॉक को दूर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक वायर लगानी पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट जो है अर्थ में चला जाए। ठीक है, लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, कैसे होती है लाइटनिंग। देखो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, जब बारिश होती है, बिजली चमकती है आकाश में, तब क्या क्या होता है, द करंट एयर करंट मूव्स अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब ऐसा थंडरस्टॉर्म का टाइम होता है तो क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो ऊपर चली जाती है और जो पानी होता है वो नीचे आता है। ऐसा ही होता है ना, बारिश भी होती है, लाइट भी चमकती है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। इस विगरस मूवमेंट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो जो बादल हैं हमारे, उनके पास पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाता है। ठीक है, सपोज़ ये हमारे
क्लाउड्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस शुरू हो गए। उसके जस्ट नीचे एक नेगेटिव चार्ज की एक सपोज बहुत सारे नेगेटिव चार्ज की एक लेयर ही बन गई, समझ लो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के पास भी हैं अभी, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 लेयर बन गई, बादलों के पास पॉजिटिव चार्जेस के, और बीच में बादलों के पास ही मतलब थोड़ा सा नीचे वहाँ नेगेटिव चार्जेस बन गए, और अर्थ के पास भी फिर से पॉजिटिव चार्जेस बन गए, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एयर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही थी, इज़ नो लॉन्गर बी एबल टू रजिस्ट देयर फ्लो। अब वो उनके चार्जेस का इतना ज़्यादा अकोमोलेशन हो गया कि उसके फ्लो को रोक नहीं सकती है एयर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में अच्छे से बताया गया है कि देखिए जब बादलों के पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, और अर्थ के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज है। तो बहुत ज़्यादा अकोमोलेशन होने की वजह से जो हमारी एयर है इस बहाव को रोक नहीं सकती, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो वहाँ पे लाइटनिंग शुरू हो जाती है, और हमें आवाज़ भी सुनाई देती है। लाइटनिंग के टाइम सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए, जब लाइटिंग हो रही है, जब गरजना हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो उस टाइम पे वैसे तो कोई सेफ प्लेस है ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप लाइटनिंग सुनते हो तो आपको सेफर प्लेस पे दौड़ना है, और वो सेफर प्लेस कौन कौन से हैं वो अभी बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन उससे पहले जब आप उस सेफ प्लेस पे हो, अपनी तरफ से जो सेफ प्लेस है आपके लिए, उसके बाद आपको सुनाई देगा कि अभी थंडरिंग नहीं हो रही है, मतलब अभी आपको गरजने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको वेट करना होता है कुछ टाइम के लिए कि सच में ही रुक गई है या ये थोड़ा सा गैप है। तो सेफ प्लेस को कैसे ढूंढेंगे आप, जैसे आप घर में हैं या बिल्डिंग है में हैं तो ये आपके लिए सेफ प्लेस है, मतलब खुले में आपने नहीं रहना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार से या बस से तो भी आप उसके अंदर रहें, खिड़की शीशे सब बंद करके रखें, ठीक है, वो भी आपके लिए सेफ प्लेस है। विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट होने चाहिए, बंद होने चाहिए। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी देख लो। जब व्हीकल्स ओपन होते हैं तो वो सेफ़ नहीं है आपके लिए। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, बगीचे में या फिर कोई भी खुली जगह जो भी है वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया, जो अम्ब्रेला आपके पास होता है वो भी आपके लिए सेफ़ नहीं होता। कहीं आप सोचो कि अम्ब्रेला ले लें हम, उससे हमारे पास चार्जेस नहीं आएंगे, क्योंकि जब एयर ही उसको रोक नहीं सकती तो अम्ब्रेला कैसे रोकेगा। जंगल में क्या होता है, कोई भी प्लेस सेफ नहीं है, लेकिन छोटे ट्रीज होते हैं, आप उनका सहारा ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, अगर आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है ना, कोई खुला फील्ड है या, तो आपको उस टाइम पे पेड़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, पेड़ भी बिल्कुल सेफ नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, पोल और मेटल ऑब्जेक्ट से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपको ग्राउंड पे लेटना नहीं है, जब भी आपके पास सपोज कोई जगह है ही नहीं बैठने के लिए तो आपको ग्राउंड के ऊपर लेटना नहीं है। आप इस तरह की पोजीशन में बैठेंगे ग्राउंड पे ताकि आपका जो बॉडी का सरफेस एरिया है वो कम से कम कांटेक्ट में आए। आपके हाथों को, अपनी मुट्ठियों को बंद करें और अपने घुटने में सर को रख के बैठ जाएं आराम से, ठीक है। तो जो स्ट्रक होते हैं उन स्मॉलेस्ट टारगेट रहोगे आप उसके लिए, ठीक है। अब जब आप घर में हो तब क्या करें, जब लाइटनिंग हो रही है तो आप लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, जो हमारे फ़ोन की वायर होती हैं वो उससे टकरा सकती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर से, मेटल पाइप से, इनसे टकरा सकती हैं। तो क्या करें आप, इन चीज़ों के कांटेक्ट में ना रहें, जहाँ से वायर गई हुई है उनके कांटेक्ट में ना रहें, सेफ़र नहीं है आपके लिए। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सेफ़ है, लेकिन जो कोडलेस है फ़ोन वही यूज़ करें आप, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को ऐसे को कॉल नहीं करें जिसके पास वायर से कनेक्टेड फ़ोन है, जैसे लैंडलाइन फ़ोन होते हैं ना, वैसा फ़ोन नहीं करें जिसमें वायर लगी होती है। वो क्या करते हैं, चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे बिजली गिरने का डर रहता है। ऐसे टाइम में आप नहाएं भी नहीं, जब बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो,
तो नहाना भी अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट होता है रनिंग वाटर से और उस टाइम पे बिजली चार्जेस जो है ट्रैक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे कंप्यूटर, टीवी, उनके सबके वायर जो है इलेक्ट्रिक प्लग से निकाल दें, अनप्लग कर दें उन्हें। इलेक्ट्रिक लाइट ऑन रह सकती है। उसके बाद आता है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो बिल्डिंग्स में लगाई जाती है ताकि जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो बिल्डिंग के ऊपर ना आए। मेटेलिक रोड होती है जो बिल्डिंग से भी ज़्यादा लंबी होती है और ये उसकी वॉल में इंस्टॉल की जाती है, मतलब उसी की वॉल में फिट करके उस दीवार को बनाया जाता है। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती है तभी लग जाती है ये। अब रोड की एंड जो होती है वो अपर एयर में होती है, मतलब हवा में खुले में होती है रोड का एक एंड, और दूसरा जो होता है ग्राउंड में दबा दिया जाता है। तो ये रोड क्या करती है, रूट प्रोवाइड करती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज वो अट्रैक्ट होता है बिल्डिंग की तरफ आता है वो सारे को अपनी तरफ कलेक्ट करके वो अर्थ में भेज देता है, ज़मीन में भेज देता है, ठीक है। ये इस तरह की कुछ रोड आपको दिखाई देगी, लाइटनिंग कंडक्टर इसको कहते हैं। देखिए ये अर्थ में इसको दबा दिया, यहाँ पे नीचे इसके कॉपर प्लेट लगा दी है। अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक कैसे होता है, वेदर डिपार्टमेंट वॉर्न अबाउट थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन द सेम एरिया। जो वेदर डिपार्टमेंट होता है थंडर स्टॉर्म के बारे में तो बता देता है, बारिश होगी, गर्जना होगी, बिजली चमकेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे नेचुरल फिनोमेनन जो अर्थक्वेक है उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पे आपको याद करना है कि जो मेजर अर्थक्वेक हुए थे वो इंडिया में 2 बार हुए हैं। एक तो 2005 में यूरी एंड टोंगधर टाउन जो है नॉर्थ कश्मीर का 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था। उससे पहले 2001 में हुआ था 26 जनवरी भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान वाला 2001 में भुज में हुआ था गुजरात में, ठीक है, और 2005 वाला नॉर्थ कश्मीर में हुआ था यूरी एंड टांगधर में, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है कश्मीर वाला कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान वाला था ये। तो ये अर्थक्वेक है क्या, जो अर्थक्वेक है इससे इसको मतलब ये कैसे बनता है, ये शेकिंग होती है अर्थ की, जो अर्थ क्रस्ट है उसकी शेकिंग होती है, जो थोड़े से टाइम के लिए ही होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के नीचे, जो ज़मीन के नीचे की लेयर हैं, अर्थ लेयर्स हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से जो क्रस्ट है वो हिलती है, ठीक है, और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ऊपर वाले हिस्से में जो चीज़ें बनी होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। जो मेजर अर्थक्वेक हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अर्थक्वेक कॉज कर सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है अर्थक्वेक होने के बाद, देखिए जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो मनुष्य की और जो धन की हानि होती है वो तो होती ही है, साथ में फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, जो ज़मीन का खिसकना होता है, सुनामी वगैरह आ जाती है। तो मेजर सुनामी जो इंडिया में हुई थी वो 2004 में हुई थी दिसंबर में। जो कोस्टल एरियाज हैं ओशन से वो बहुत ज़्यादा लॉस में आए थे, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान निकोबार आइसलैंड हैं इंडिया के, वो लोकेट किए हैं मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन which could have suffered damage, collect accounts of the devastation caused by the tsunami in India। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताई है, जब पहले के लोग होते थे वो तो अपने आप ही कुछ अंदाज़ा लगा लेते थे। तो ये बूझो कहते हैं कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब अर्थक्वेक होता है तो वो क्यों होता है। एक सांड है जो ज़मीन के नीचे खड़ा हुआ है, एक बुल है, ठीक है, वो एक सींग पे अपने हमारी अर्थ को लेके खड़ा हुआ है। जब वो थक जाता है तो शिफ्ट करता है हमारी अर्थ को दूसरे सींग पे, ठीक है, अपने हॉर्न पे शिफ्ट करता है। तो जब वो शिफ्ट करता है तो हमारी अर्थ जो है हिलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े लोग हमें बताते थे, हमारे दादा परदादा ऐसे, कि क्या क्या मान्यताएं हैं, लोग क्या मानते हैं इनके बारे में। अब पहली कहती है, क्या अर्थ के नीचे भी डिस्ट्रक्शन होता है ना। अच्छा सवाल है कि जब ऊपर हो रहा है तो नीचे भी कुछ हो रहा होगा ना। जो ट्रिमर्स होते हैं, अर्थ के जो झटके होते हैं, वो डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। जो क्रस्ट में जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से होते हैं ये झटके, ठीक है। क्रस्ट आप देख सकते हो बिल्कुल अपर वाली लेयर है,
आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन पीस। जो हमारी ऊपर की लेयर है ना वो एक ही पीस नहीं है, वो लेयर से बनी होती है, प्लेट से बनी होती है। और इन प्लेट्स को क्या कहते हैं, देखिए एक प्लेट है यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ठीक है, अर्थ की प्लेट है ये दोनों, ठीक है। प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। जब कोलिजन होता है, टकराव होती है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है और डिस्टर्बेंस होती है इससे अर्थ में, ठीक है। अब क्या होता है, पहले कहती हैं कि अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होता है वो भी ट्रिमर्स कोज करता है। बिल्कुल सही, जो कोलिजन होता है या फिर इनकी शिफ्टिंग होती है प्लेट्स की, तो अर्थक्वेक होता है। ट्रिमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो कोज व्हेन वोल्केनो इरप्ट्स। जब वोल्केनो इरप्ट कर जाता है, फट जाता है, तब भी अर्थक्वेक आता है। मिट्योर हिट्स द अर्थ। जब कोई मिट्योर अर्थ को हिट करता है ना, तो भी जो हमारी पृथ्वी है वो हिलती है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। जो ज़्यादातर अर्थक्वेक होते हैं वो अर्थ की प्लेट्स के मूवमेंट से ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं ये, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ठीक है। जो बाउंड्री होती है इन प्लेट्स की वो बहुत ही ज़्यादा वीक जोन होता है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है यहाँ पे। और इनको सिस्मिक या फॉल्ट जोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड्री होती है इन प्लेट्स की, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वीक जोन होता है अर्थक्वेक का, और ये वीक जोन को कहते हैं सिस्मिक और फॉल्ट जोन। इंडिया में क्या होता है, द एरिया मोस्ट थ्रीटेंड आर कश्मीर। इंडिया में कश्मीर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब थ्रीटेंड एरिया है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकता है वहाँ पे। वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयास होता है, नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, गुजरात जो है और राजस्थान, ठीक है। इंडो गैंगटिक प्लेन और कुछ एरिया है साउथ इंडिया का जो जहाँ पे खतरा है, ठीक है। ये चीज़ें पहले ही बता दी हैं। तो जो पावर है अर्थक्वेक की वो किस तरह से मापते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड में जो है हमारे अर्थक्वेक की पावर को मेजर करते हैं, और एक स्केल होता है रिक्टर स्केल जिसे कहते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा होता है 7 से रिक्टर स्केल पे। भुज और कश्मीर का जो अर्थक्वेक था उनका मैग्नीट्यूड 7.5 से भी ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा नुकसानदायक था। जो ट्रिमर्स प्रोड्यूस होते हैं जो वेव्स की वजह से अर्थ पे, उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। जो झटके प्रोड्यूस होते हैं उनको सिस्मिक वेव होते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे जिससे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या है, सिंपली वाइब्रेटिंग रोड है और एक पेंडुलम है। जैसे ही स्टार्ट होती है वाइब्रेशन शुरू होती है, ट्रिमर्स शुरू होते हैं, एक पेन इससे अटैच होता है और वो रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को, ठीक है। वो पेन वहाँ पे चलता जाता है जैसे जैसे अर्थ मूव करती है, और वो रिकॉर्ड करता है इन वेव्स को, ठीक है। और इस तरह से फिर एक ग्राफ बना के हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक को कि कितना ज़्यादा था। अदर स्केल की जगह पे यहाँ पे रिक्टर स्केल जो है वो लीनियर नहीं है। बाकी में क्या होता है, अगर 5 फीट है, अगर फिर 10 फीट है तो वो उसका डबल हो गया, लेकिन अर्थक्वेक में ऐसा नहीं है। सपोज किसी अर्थक्वेक के रिक्टर स्केल पे किसी की मैग्नीट्यूड है वो 6 आई है, तो वो 4 वाले के 1.5 ज़्यादा नहीं होगी, वो 4 वाले के 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब अगर 4 का रिक्टर स्केल कहीं पे आया है किसी अर्थक्वेक का और दूसरी जगह पे 6 आया है, तो ऐसा नहीं सोचना कि वो सिर्फ 1.5 गुना ही उससे ज़्यादा है या फिर 2 नंबर ही ज़्यादा है, वो 1000 टाइम डिस्ट्रक्टिव होता है। इसलिए कहते हैं कि ये रिक्टर स्केल जो है लीनियर नहीं है। अर्थक्वेक से किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है, हमें क्या करना चाहिए। बिल्डिंग होती है ऐसे जोन में जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया हैं, इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि जो मेजर ट्रिमर्स को झेल सकें, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ऐसी जगह पे ताकि अर्थक्वेक का कम से कम असर हो। स्ट्रक्चर्स को क्वेक सेफ बनाना चाहिए, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर होते हैं ना उनको क्वेक सेफ बनाना चाहिए। जो सिस्मिक एरिया हैं उसमें मड और टिम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बजाय। जो मड है, कीचड़ है, जैसे मिट्टी से भी घर बनाते थे ना लोग, इस तरह का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जैसे कपबोर्ड होते हैं या शेल्स होती हैं वो दीवारों में ही फिट हो ताकि वो आपके ऊपर ना गिरें। आपको ये भी ध्यान रखना है जैसे वॉल क्लॉक्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं, वाटर हीटर हैं, ये सारे
आपके ऊपर ना गिरे, इस तरह से इनको ऐसी जगह पे ध्यान से देख के सोच समझ के लगाना चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आग पकड़ लेती हैं अर्थक्वेक के टाइम, तो इसलिए इसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉल बिल्डिंग में हैवी फायर लाइटनिंग इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशंस में काम किया जा सके, उससे बचा जा सके। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की ने, उन्होंने ऐसे कुछ वो टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिससे अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस को बनाया जा सकता है, तो उनकी सलाह लेनी चाहिए और ऐसे ही घर बनाने चाहिए। अगर आप घर में हो तो आपको एक टेबल के अंडर शेल्टर लेना चाहिए, मतलब टेबल के अंडर रहना चाहिए ताकि कोई हैवी चीज़ आपके सिर से ना टकराए। और आपको टॉल चीज़ें होती हैं जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। अगर आप बेड पे हैं तो आप वहाँ से हिले नहीं, अपने सिर को पिलो से ढक लें ताकि डायरेक्ट कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिरे। अगर आप घर से बाहर हैं तो क्लियर स्पॉट पे रहना चाहिए, किसी बिल्डिंग के पास नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, और जो पावर लाइन्स आती हैं उनके पास नहीं रहना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरे ना, आपको नुकसान ना हो। ठीक है। और घर से बाहर हैं तो और क्या करना चाहिए, कार और बसेस में हैं तो आप बाहर नहीं आए, उसके अंदर ही रहें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से बचा जा सकता है, और आप दूसरों को भी बताएं, ऐसे टाइम में दूसरों की ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक करने के लिए एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू वंस मोर।